स्टूडियो में है एरियल ओसोरैंट, आई24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर मिडिल ईस्ट संवाददाता, और याकूब लैपिन, सुरक्षा विश्लेषक व लैपिन असेसमेंट के होस्ट। हमारे साथ स्टूडियो में जो आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं, एरिक मंडेल जुड़ रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के संस्थापक निदेशक और जेरूसलम रिपोर्ट में सुरक्षा मामलों के वरिष्ठ संपादक है। तो आप सभी का हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर आपको यहाँ पाकर अच्छा लगा। याकूब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और सिर्फ इस गतिरोध की स्थिति को देखना चाहता हूं। अगर हम इसे सैन्य दृष्टि से देखें, आखिरकार ये एक युद्ध है। शिपिंग और अमेरिकी सैन्य तैनाती की मौजूदा स्थिति क्या है, आप आज क्या बता सकते हैं? खैर, ऐसा लगता है कि ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने और वहां से निकलने वाले यातायात की अमेरिकी नाकाबंदी काफी प्रभावी है। ये घेराबंदी बहुत दर्दनाक लगती है। ईरानी रोज सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खो रहे हैं। शायद वे कभी कभी एक जहाज छुपाकर भेजने में सफल हो जाएं, लेकिन अधिकतर यातायात उन तक नहीं पहुंच पा रहा या वहां से नहीं निकल पा रहा, जिससे वे एक बड़ा वित्तीय संकट झेल रहे हैं। और ये उस आर्थिक बदहाली के ऊपर है जो युद्ध से पहले ही उनकी अर्थव्यवस्था में थी और युद्ध के दौरान उन्हें जो सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो जब आप ये सब जोड़ते हैं तो वे वाकई में आराम से नहीं बैठे हैं। समय इस शासन के खिलाफ काम कर रहा है और साथ ही आप जानते हैं, एक बंद घड़ी वाली कहावत है, हमें ठीक ठीक नहीं पता कि कितना समय बचा है जब तक उनके लिए अपने भंडारण में और तेल जोड़ते रहना असंभव ना हो जाए। लेकिन उनकी भंडारण क्षमता पूरी तरह भर चुकी है और इसका बहुत बुरा असर तेल की खुदाई और तेल के कुओं पर पड़ेगा। समय ईरान के पक्ष में नहीं है। मुझे लगता है कि ये नौसैनिक नाकाबंदी ट्रंप प्रशासन का सबसे प्रभावी कदम हो सकता है। मैं खुश हूं कि वो इस कदम पर अडिग हैं। इसी से शासन पर शिकंजा कसा जा सकता है। अगर वे समझौता करने से इनकार करते रहें तो सिर्फ इस कदम के जरिए भी वे बर्बादी और पतन का सामना करेंगे। अगर वे समझौते पर पहुंचते हैं तो हमें देखना होगा उसमें क्या क्या शामिल होगा। मुझे लगता है कूटनीति के लिए और जगह है, जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने कल इस नए संशोधित दस्तावेज के बारे में कहा। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ यूं ही कहा गया था। ये एक संकेत हो सकता है कि ईरानियों ने कुछ ऐसा प्रस्तुत किया है जिससे राष्ट्रपति ट्रंप ज्यादा संतुष्ट हैं और जिस पर वे बात करने के लिए ज्यादा तैयार हैं। असल में ये बात कि ये लिखित रूप में है, इसे अनौपचारिक बैक चैनल से ज्यादा दिलचस्प बनाती है। अपनी भविष्यवाणियों और ये मामला किस ओर जा रहा है, इस पर संयम रखें, क्योंकि 2 दिनों से इजरायली अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं। मुझे नहीं लगता ये आकलन मददगार हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वे बड़ी सफलता के करीब पहुंचेंगे। फिर IRGC विफल कर देता है और वहां शक्ति, संघर्ष, अराजकता होती है। हम बहुत अनिश्चित चरण में हैं, इसलिए भविष्यवाणियों में संयम बरतना बेहतर है। एरिक, अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें देखते हुए जितना हम जान सकते हैं, ईरान में अभी भी प्रदर्शनकारियों की नियमित रूप से फांसी दी जा रही है। शासन जो भी उसका बचा हुआ हिस्सा है अभी भी उतना ही क्रूर और भयानक दिख रहा है जितना पहले था। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों की बातचीत में ही शासन को कमजोर करने के प्रयासों को काफी नुकसान हो चुका होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो क्या यह प्रक्रिया किसी तरह से उन्हें इस तरह बढ़ावा दे रही है जो यहाँ के समग्र प्रयासों के लिए हानिकारक है? क्या आप इस शासन से समझौते के जरिए हल की संभावना देखते हैं? तो मेरी नज़र में यहाँ पर असली बदलाव सिर्फ शासन के पतन और उसके बाद उम्मीद के मुताबिक सकारात्मक शासन परिवर्तन से ही आ सकता है। ईरानी लोग फारसी बाजार के माहिर हैं और वे बातचीत की इस प्रक्रिया में शामिल हैं। मैं इस मायने में भी आशावादी हूँ कि राष्ट्रपति के पास कुछ है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन नाकाबंदी करना, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से प्रभावी हो, क्योंकि ईरानी समय खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नाकाबंदी पूरी तरह प्रभावी हो गई तो वाणिज्यिक यातायात रुक जाएगा और पेट्रोकेमिकल व तेल उद्योग के लिए सामान नहीं आ सकेगा। और समय बीतता जाता है और शायद समय के साथ चीन का विशाल भंडार भी कम होने लगता है। मुझे लगता है ये और आगे जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के पास समय की पाबंदी है। ईरानी पक्ष के लिए अभी बस जीवित रहना ही मकसद है। अमेरिकी पक्ष के पास युद्ध शक्तियां अधिनियम से पहले करीब 5-6 हफ्ते और हैं। फिर है अमेरिकी 4 जुलाई, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ। आप युद्ध नहीं चाहेंगे। सभी जानते हैं मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का क्या होता है। तो आप अभी ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं जहां समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और अब मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की सोच सही है। समय को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है
कि वे अमेरिकी जनता के सामने बड़ा संबोधन दें। उन्हें ये कहते हुए, शायद टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए, निष्पक्षता से कहना होगा, ये अमेरिकी सुरक्षा हित है। क्यों? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? उद्देश्य, सफलता और असफलता क्या है? असफलता ताइवान जलडमरू मध्य होगी। हम सिर्फ शासन परिवर्तन से जीत सकते हैं, ईरान समर्थक बने। इसका मतलब है, अगर आप ईरान समर्थक हैं तो लोगों को हथियार देने पर सोचें। मुझे पता है कि कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन जब 40,000 लोग मारे गए तो अब आगे बढ़ने से हमें सच में किस बात का डर है? यहाँ अराजकता होगी, यहाँ अव्यवस्था होगी। लेकिन यही एकमात्र चीज़ है जो लंबे समय में क्षेत्र को स्थिर करने के लिए पूरी तरह से फर्क डालेगी। एरियल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और जो भी आपने कहना है उसमें अगर आप इजराइल के मौजूदा संकट को भी जोड़ सके। और आप कैसे बताएंगे कि इन सब के बीच, जब अमेरिका और ईरान के बीच ये सब चल रहा है, इजराइल किस स्थिति में है? इजराइल एक तरफ बैठा हुआ देख रहा है, इंतजार कर रहा है और वॉशिंगटन के साथ करीबी तालमेल में है। मुझे लगता है कि इजराइल को राष्ट्रपति ट्रंप पर यह भरोसा है कि वे मुख्य रेड लाइनों को बनाए रखेंगे। लेकिन आपने समय सीमा के बारे में बात की थी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आमतौर पर ईरान जैसा व्यवहार करता है, उसके विपरीत इस बार वे समय निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी रणनीति उलट गई है, क्योंकि ईरानियों के पास भी एक रेत घड़ी है जिसकी रेत खत्म होती जा रही है, और समय सीमा के लिहाज से ये लगभग उसी समय सीमा में रखा गया है जैसा आपने ट्रंप की समय रेखा के लिए बताया था। ईरान की समय रेखा क्या है? उन्हें निकाले गए तेल को स्टोर करना है, जिसके लिए जहाज चाहिए। अगर जहाज नहीं आएंगे या तेल लोड नहीं करेंगे तो उनके पास तेल स्टोर करने की जगह नहीं होगी, और अगर उनके पास अपने तेल को स्टोर करने की जगह नहीं है तो आखिरकार उन्हें अपने तेल पंप बंद करने पड़ेंगे। और अगर आप ऐसा कई जगहों पर करते हैं तो उसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता, और इससे ईरान की तेल अवसंरचना पर घातक प्रहार होगा, और उनके पास समय खींचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। हम बात कर रहे हैं सबसे। ईरानियों के लिए सबसे अनुकूल आकलन भी उन्हें इस नाकेबंदी के शुरू होने के बाद से 60 दिन देते हैं। हम पहले ही उसमें से कुछ हफ्ते आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ ईरानियों पर समय को लेकर बहुत दबाव है, और ये वास्तव में उनकी अपनी रणनीति को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो उनके पास भी अनंत समय नहीं है, ट्रंप के पास भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि किसकी समय सीमा पहले खत्म होगी। और ईरानी अपने आरामदायक सामान्य स्थिति में नहीं है कि बस इंतजार करते रहें। उनके पास ये सुविधा नहीं है, और हर गुजरता दिन ये उन्हें कई $100 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहा है, जैसा कि याकूब ने बताया। लेकिन वे एक बहुत स्पष्ट और खतरनाक क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं, जो आने वाले दशकों तक उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अंततः कोई निर्णय लेना ही होगा। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, वो दिखा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि उनके पास समय है। उनके रेत घड़ी में ईरानियों की तुलना में ज्यादा रेत बची है। ये सच भी हो सकता है। यहाँ कमरे में कोई नहीं जानता कि ईरान ने कितना तेल जमा किया है या दुनिया भर में कितने जहाज हैं। लेकिन ईरानियों के लिए एक तय समय सीमा है, और उनका समय खत्म हो रहा है।